नमस्कार। BHD 182 यानी हिंदी भाषा और संप्रेषण के इस खास विश्लेषण में सीधा गोता लगाते हैं। परीक्षा एकदम सिर पर है ना? तो ये अध्ययन सामग्री एक तरह से अचूक ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। अच्छा, सबसे पहले एक बुनियादी बात से शुरुआत करते हैं। इंसानों को बाकी जीवों से क्या चीज अलग बनाती है? बिल्कुल, भाषा। जरा सोचने वाली बात है कि अगर भाषा ही ना हो तो अंदर के विचार बाहर कैसे आएंगे? मतलब बिना भाषा के तो ये शरीर बस एक ऐसा ढांचा रह जाएगा जिसका कोई असली मकसद ही ना हो, है ना? अब पिछले कुछ सालों के पेपर्स का अगर ट्रेंड देखें तो 3 सवाल ऐसे हैं जो बार बार हर बार घूम फिर कर आते ही हैं। पहला, भाषा का असल स्वरूप क्या है? दूसरा, भाषा के विकास के अलग अलग चरण कौन से हैं? और तीसरा, इसके विविध भौगोलिक रूप क्या है? आज का हमारा ये पूरा का पूरा विश्लेषण बस इन्हीं 3 पक्के सवालों को डिकोड करने पर फोकस करेगा, ताकि एग्जाम में पूरे नंबर पक्के हो सकें। तो आज के सेशन का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम भाषा की परिभाषा समझेंगे, फिर प्रतीक और बोध का फंडा, उसके बाद अर्थ और अभिव्यक्ति का रिश्ता और आखिर में भाषा के भौगोलिक रूप। बस इतनी सी बात है। चलिए पहले हिस्से पर आते हैं, भाषा की परिभाषा, वो भी बड़े बड़े विद्वानों की नज़र से। सबसे पहले हेनरी स्वीट की बात करते हैं। उनका बहुत ही सीधा सा कहना था, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझे तो दिमाग के अंदर चाहे जो भी उथल पुथल चल रही हो, वो तब तक भाषा नहीं कहलाएगी जब तक उसे आवाज के जरिए, शब्दों के जरिए मुंह से बाहर नहीं निकाला जाता। सिंपल। इसके बाद बाबूराम सक्सेना जी ने इसी बात को थोड़ा और पॉलिश किया। उन्होंने कहा कि ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उसके समष्टि रूप को भाषा कहते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही तगड़ा कीवर्ड है, ध्वनि चिन्ह या प्रतीक। मतलब भाषा सिर्फ कोई रैंडम शोर या आवाज नहीं है, बल्कि ये आपस में बातचीत करने के लिए बनाए गए खास चिन्हों का एक पूरा का पूरा सिस्टम है। लेकिन सबसे सॉलिड और सबसे ज्यादा मानी जाने वाली परिभाषा दी ब्लैक और ट्रैगर ने। उनके हिसाब से भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। यहाँ ये जो शब्द है ना, यादृच्छिक यानी अंग्रेजी का आर्बिट्ररी, ये समझना बहुत ही क्रूशियल है। इसका सीधा सा मतलब है रैंडम। मतलब किसी चीज को कोई नाम देने के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बस किन्हीं ध्वनियों को किसी वस्तु का नाम दे दिया गया और पूरा का पूरा समाज उसी रैंडम सिस्टम को मानकर चल रहा है। गजब है ना? अब बढ़ते हैं दूसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, प्रतीक और बोध। आखिर ये संचार का पूरा मैकेनिज्म काम कैसे करता है? देखिए, आगे बढ़ने से पहले प्रतीक यानी सिंबल को अच्छे से समझना होगा। ध्वनियों का वो ग्रुप जिसका कोई मतलब हो और जिसे कोई खास संकेत दे दिया गया हो, उसे प्रतीक कहते हैं। इसका मेन काम क्या है? जैसे ही ये कान में पड़े, दिमाग में तुरंत एक छवि, एक मेंटल इमेज बना देना। एक उदाहरण लेते हैं। जैसे ही पेड़ शब्द कान में पड़ता है तो दिमाग में क्या आता है? तुरंत एक हरा भरा लंबा सा पौधा, ढेर सारी पत्तियां और टहनियां एकदम से फ्लैश होता है ना? लेकिन जरा इस पर गौर करें कि जब हम इसी शब्द को लिखने बैठते हैं तो वो बस एक मैकेनिकल सी चीज बन जाती है। प के नीचे हलंत, फिर ए की मात्रा, ड़ में हलंत। इससे ये साफ साबित होता है कि हमारा दिमाग व्याकरण से नहीं बल्कि प्रतीकों की उस तुरंत बनने वाली मेंटल इमेज से चलता है। और इन प्रतीकों की पावर देखनी है तो कमल का उदाहरण एकदम परफेक्ट है। कमल बोलते ही तुरंत एक सुंदर से फूल की पिक्चर दिमाग में आती है, सही है? लेकिन अगर हम इसके पर्यायवाची शब्द पंकज या नीरज बोलें तो फूल की बजाय किसी इंसान का चेहरा सामने आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में ये नाम इंसानों के लिए फिक्स हो चुके हैं। मतलब शब्द और प्रतीक रातों रात पूरी सोच और कॉन्टेक्स्ट को घुमाकर रख सकते हैं। चलिए अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, अर्थ और अभिव्यक्ति। इनके बीच का जो रिश्ता है ना, वो एकदम फेविकोल के जोड़ जैसा है, टूटता ही नहीं। एक बड़ा ही मजेदार वाक्य देखते हैं। उसे सोना महंगा पड़ा। अब देखिए, यहाँ सोना शब्द की बाहरी बनावट एकदम सेम है, लेकिन मतलब के 2 अलग अलग लेवल हैं। एक सोना का मतलब हुआ गोल्ड यानी आभूषण और दूसरे का मतलब हुआ नींद। तो ये बात एकदम पक्की हो जाती है कि बाहरी अभिव्यक्ति चाहे एक हो, संदर्भ बदलते ही वो बिल्कुल अलग रूप ले लेती है। अब थोड़ा इस सिस्टम के स्ट्रक्चर को देखते हैं। हर भाषा इन प्रतीकों को अपने अपने तरीके से सजाती है। हिंदी में हम पहले कर्ता रखते हैं, फिर कर्म और लास्ट में क्रिया, जैसे मोहन ने राम को पीटा। लेकिन अंग्रेजी में पूरा गेम पलट जाता है। वहां कर्ता के तुरंत बाद क्रिया आ जाती है,
रैम ईट्स एन एप्पल। तो कहने का मतलब ये है कि हर भाषा की अपनी एक अलग सेटिंग, अपना एक अलग सिस्टम होता है। अब आते हैं अपने चौथे और एग्जाम के लिए सबसे हाई यील्ड टॉपिक पर, भाषा के भौगोलिक रूप। कैसे आसपास का पर्यावरण और भूगोल भाषा को बदल कर रख देते हैं। भौगोलिक नजरिए से देखें तो भाषा को 6 अलग-अलग स्टेप्स में बांटा गया है। एग्जाम के लिए ये लिस्ट रट लेना एकदम फायदेमंद रहेगा। ये शुरू होता है सबसे छोटी इकाई व्यक्ति बोली से, फिर स्थानीय बोली, उपबोली, बोली, उपभाषा और आखिर में जाकर बनती है एक पूरी भाषा। चलिए इन्हें थोड़ा डिटेल में डिकोड करते हैं। सबसे बेस लेवल है व्यक्ति बोली, जिसे अंग्रेजी में इडियोलेक्ट कहते हैं। बहुत ही मशहूर विद्वान हॉकेट ने इसे डिफाइन किया है। उनके मुताबिक किसी भी एक इंसान का बात करने का जो अपना एकदम खास यूनिक स्टाइल होता है, जिस तरह से वो शब्दों और प्रतीकों को इस्तेमाल करता है, बस वही उसकी व्यक्ति बोली है। रोजमर्रा का जो आसपास का माहौल है ना, वो सीधे तौर पर इस बोली को गढ़ता है। अब एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है तो सॉलिड उदाहरण तो देने ही पड़ेंगे। चलिए झारखंड और अपने देश के कुछ रीजनल उदाहरण देखते हैं। शिखरिया और गोलवारी जैसी छोटी छोटी उपबोलियां आपस में मिलकर खोरठा जैसी बोली तैयार करती हैं। फिर इससे ऊपर आती हैं संथाली और नागपुरी जैसी उपभाषाएं, और इन सबके बॉस के रूप में सबसे ऊपर बैठती है राष्ट्रभाषा हिंदी, जो एक बहुत बड़ी भाषा है। इसके अंदर मारवाड़ी, ब्रज, अवधी जैसी कुल 18 अलग-अलग भाषाएं और बोलियां समाई हुई हैं। ये उदाहरण अगर एग्जाम की कॉपी में लिख दिए जाएं तो समझ लीजिए मार्क्स पक्के। तो इसी के साथ इस मास्टर क्लास के सारे मेन टॉपिक्स कवर होते हैं। तैयारी एकदम सॉलिड हो गई है। पर खत्म करने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। आज का पर्यावरण, ज्योग्राफी और टेक्नोलॉजी इतनी रॉकेट की स्पीड से बदल रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है कि आने वाले कल में ये इंसानी भाषा क्या नया रूप लेगी। क्या सारे के सारे प्रतीक पूरी तरह से डिजिटल हो जाएंगे? इस थोड़े से उकसाने वाले लेकिन दिलचस्प सवाल के साथ आज का यह अध्ययन सत्र यहीं खत्म करते हैं। आगे की परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।